नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। ये खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम आपके लिए क्या कुछ कर रही हैं। दिन भर उनके कहां कौन कौन से कार्यक्रम हुए, आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर में मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने क्या अहम कदम उठाए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। और आज हम शुरुआत करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चीनी उद्योग के 120 साल के पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चीनी उद्योग के 120 साल के गौरवमयी यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके साथ ही प्रदेश के चीनी उद्योग को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री मीनाक्षी सरावगी समेत कई हस्तियों को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चीनी उद्योग के नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 6 सालों में प्रदेश की चीनी मिलों में आधुनिकता की जो राह पकड़ी गई है, उससे आज यूपी की चीनी मिल एक सामान्य चीनी उत्पादन करने वाली मिल से आगे बढ़कर शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर कर आई है। 120 वर्षों की इस यात्रा को एक नए भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो यह अब न केवल अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का, बल्कि हमारी चीनी मिलें अब केवल चीनी ही नहीं उगलेंगी, बल्कि ग्रीन ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने जा रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के लिए जहां आज का दिन महत्वपूर्ण है, वहां मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश की पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले गोरखपुर मंडल में ही देवरिया जनपद में लगी थी। और देवरिया से हुई ये यात्रा आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश की सबसे अधिक, हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सबसे अधिक चीनी उत्पादन का कार्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। और 2018 के बाद जब भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग की उस समय की स्थिति को ध्यान में रख करके इथेनॉल उत्पादन के लिए, शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के लिए जब अपनी अनुमति दी, तो आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन वाला राज्य भी बन चुका है। और आज हमने देखा है यहां पर कि टोयोटा ने अपनी जो नई कार लॉन्च की है, इथेनॉल से कितने अच्छे ढंग से उसका जो एवरेज है, उसका जो बैकअप है, इन सबको अगर आप देखेंगे तो यह न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की एक नई संभावना की ओर भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। मित्रों, जहां हम सबके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई एक पक्ष नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि चाहे सरकार हो और चाहे चीनी उद्योग हो, इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा।
किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। और इससे पहले बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले महाराणा प्रताप की मूर्ति का बटन दबाकर अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप के देश धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदान पर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने 28 साल की उम्र में मेवाड़ और चित्तौड़ की सत्ता संभाली। तब ये दोनों राज्य मुगल शासक अकबर के कब्जे में थे, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर कुछ ही सालों में दोनों को हासिल किया और सभी के लिए प्रेरणादायी बन गए। ये यहाँ स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति नई और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरक होगी। भाइयों बहनों, मेरी इच्छा थी कि किसी भी उस राष्ट्र नायक का जो हम सब के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो, अगर उनके नाम पर उनके कर्तृत्व को स्मरणीय बनाने के लिए कुछ किया जा सके तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होती है। और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ कार्यक्रम दें, लेकिन बांदा जैसे सड़क को, बांदा जैसे एक बुंदेलखंड के जनपद में इतना भव्य आयोजन हो, ये कोई नहीं बोलेगा। कोई बाहर का व्यक्ति किसी अजनबी को यहां पे ला करके और इस मार्ग पर खड़ा कर देंगे तो वह बोलेगा कि यह कोई दिल्ली या लखनऊ जैसी राजधानी जैसी सड़क और इतना भव्य चौराहा है। जो स्वच्छता और जो सड़कों को चौड़ीकरण करने के साथ साथ भव्य रूप आप सबने यहां पर दिया है, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने, व्यापार मंडल ने, सामाजिक संगठनों ने, ये अपनी सिटी के प्रति हमारी आत्मीयता के भाव को प्रदर्शित करता है। और यही तो प्रेरणा महाराणा प्रताप ने हम सबको दी। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ था, लेकिन जब वह मात्र 28 वर्ष के थे, उनके पिता राणा उदय सिंह का निधन हुआ। उन्हें राजगद्दी प्राप्त होती है और राजगद्दी प्राप्त होते समय न चित्तौड़गढ़ उनके पास था, न मेवाड़ उनके पास था। उस समय अकबर ने मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। मात्र 28 वर्ष की उम्र में उनको मेवाड़ की सत्ता प्राप्त हुई, वह भी अधूरी प्राप्त हुई थी। और मात्र 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब आगे अपनी लड़ाई प्रारंभ की तो 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेवाड़ को भी वापस ले लिया था और चित्तौड़गढ़ को वापस लेने के साथ अकबर के उस समय की भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली अकबर को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। और स्वदेश और स्वाभिमान क्या होता है, यह महाराणा प्रताप ने उन विदेशी आक्रांताओं को दिखाने का कार्य किया था। आज इसीलिए हर भारतवासी गौरव के रूप में जब भी स्वदेश और स्वराष्ट्र की बात होती है तो उस समय महाराणा प्रताप का नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए जिया था। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने सीधी जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी पत्रों का वितरण किया। सीएम ने कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 143 करोड़ 43 लाख लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और 241 करोड़ 86 लाख लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।
कार्यक्रम में आई महिलाओं का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभिनंदन किया और कहा कि बहनों के हाथ में धन्यवाद की तख्तियां हैं, जो सीएम बहना योजना को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। आज सबसे पहले मैं मेरी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। विशाल संख्या में आज मेरी बहनें यहां विराजमान है, बैठी हैं और उनके हाथ में धन्यवाद की तख्ती है और वो हमारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने का काम कर रही है। मेरी बहनों, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बहनें, ये मातृशक्ति है और आज मैं ये बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरी पार्टी के नेतृत्व को भी, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति, उसका शंखनाद हमने किया है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, अब बहनें नीचे कर ले, अब नीचे कर ले। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आज दिल की बात करने आपसे आया हूं। यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। देश का मान, देश का सम्मान और देश की इज्जत पूरी दुनिया में अगर बढ़ाई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। दिल्ली में मोदी जी और यहां मध्य प्रदेश में भी केवल हम सरकार नहीं चला रहे, मैंने क्रांति की बात की है, सामाजिक क्रांति की। मेरे बहनों भाइयों, ये धरती, इस दुनिया में हम जो पैदा हुए हैं, यहां के साधनों पे, संसाधनों पे सबका अधिकार है, सबका हक है। और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से विकास यात्रा को लेकर बयान दिया और कहा कि जिस तरह से जनता विकास यात्रा में अपना विश्वास व्यक्त कर रही है, उसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। विकास यात्रा में लोकार्पण, शिलान्यास के साथ लाभार्थियों को लाभ बांटने और नए लाभार्थियों को जोड़ने का अभियान लगातार जारी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह से सवाल पूछा कि कांग्रेस ने 17 से 45 साल की महिलाओं के सुरक्षा हेतु ऐप्स इंस्टॉल, स्मार्टफोन निःशुल्क देने का वादा किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया। इस पर आम जनता को जवाब दीजिए। आज मैं विकास यात्रा में जिस तरह से जनता विश्वास व्यक्त कर रही है, उसके लिए जनता को धन्यवाद देता हूं। लगातार विकास यात्रा जारी है। लोकार्पण, शिलान्यास के साथ हितग्राहियों को लाभ बांटना, नए हितग्राही जोड़ना, जो जरूरतमंद है हमारे भाई बहन, उनकी जो हो सकती है वो आवश्यकताएं पूरी करना और अनेकों प्रकार के नवाचार करने का अभियान निरंतर जारी है। और लगभग 3,74,451 आवेदन ऐसे हैं जिन पर स्वीकृति दी जा चुकी है। तो बहुत उद्देश्यपूर्ण है यात्रा। अलग अलग जगह जैसे अलीराजपुर में मोतियाबिंद और दंतविहीन वयोवृद्धों का सर्वे कर रेड क्रॉस की सहायता से उनकी सर्जरी और बत्तीसी लगवाने का काम शुरू किया। आगरमालवा में समग्र कार्ड बनाना, बीज संग्रहण और घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ और विमुक्त जाति के बहनों भाइयों के लिए आवश्यक पत्र बनाना। कटनी में कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनको फूड पैकेट्स देना। सतना में शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान। स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ वाटर हेल्थ कार्ड का वितरण
और दतिया में नगरीय क्षेत्रों में कचरे पर चर्चा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 3R रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल गतिविधियों पर चर्चा, समझाइश और प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। कमलनाथ जी से सवाल लगातार जारी है। कमलनाथ जी ने ये कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि महिला सुरक्षा हेतु 17 से 45 साल की महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए ऐप इंस्टॉल कर निःशुल्क स्मार्टफोन देने का वादा किया था। कितने ऐप इंस्टॉल किए? जवाब तो दें जरा, वादा क्यों नहीं निभाया? और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लेते हैं, जो इन दिनों राज्य में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचे और यहां पर विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीबीसी पर आयकर विभाग की तरफ से किए गए सर्वे पर कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ जाएगा, सब जानते हैं कि उसका हाल क्या होगा। सीएम ने कहा, हमारा काम लोगों की सेवा करना है और उसके लिए हम रात दिन काम करते रहे हैं। इस सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो वो जनता का नेता नहीं बनेगा, किसी पार्टी का नेता बनेगा। इस दौरान नीतीश कुमार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर भी बयान दिया और कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है। जिस देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसे हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। ऐसी मांग करने वाले देश को नष्ट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा, इस मामले में हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बातों का पालन करना चाहिए। के बारे में कोई चीज बोल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो अभी इधर लगातार घूम रहे थे, तो उसी बीच में देखा था कि तब, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी कहीं का कोई भी है, या सब दिन से तो यही है, दुनिया भर में है, तो अगर उनके द्वारा कहीं से कोई बात कही जाती है तो उसके चलते एक्शन की तो बात अब समझ लीजिए इन लोगों की इच्छा क्या है। सर ये तो बहुत क्लियर कट है सर। उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो जाएंगे। इसको काहे के लिए? जिसको जो मन करे जो लिखे, कोई करे, तो हम कभी कुछ कहते हैं? जिसको जो मन करे करते रहे, लिखते रहे। हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और काम करना, तो हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, सबके हित में काम करते रहते हैं। लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है तो आजकल हम जानते नहीं है। हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था ना जी, आजकल हम लोग काम करते हैं सब छपता है। खिलाफ बोलता है वही ज्यादा छपता है। क्या है, किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को, बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको, जिसको जो मन करे बोल। हमारी बात कभी सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए, और जरूरत पड़ेगा तब अपना उसके बारे में बताते रहिए। आप शुरू से देख लीजिए कब क्या काम किया है हम लोगों ने और कितना काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, जरा देख रहे हैं ना। और कैसा डेवलप हुआ है जी। अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको? अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। ये जो बन रहा है यहाँ पर, वो अभी जो ये 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है। अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया, एक एक काम किया है अपनी तरफ से। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है?
इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसे संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे, या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ ठीक। और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर जिले के खोरज गांव से सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का सबसे सफल उदाहरण सुजलाम सुफलाम जल अभियान है। सीएम पटेल ने कहा, पीपीपी आधार पर जन भागीदारी और जन सहयोग से जल संचयन और जल संग्रहण का ये अभियान अब प्रदेश में जल क्रांति का जन आंदोलन बन गया है। आपको बता दें, अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और बारिश के पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब बात दक्षिण की कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने 3,09,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम बोम्मई ने बजट में बेंगलुरु के रामनगर में राम मंदिर बनाने की घोषणा की। राजधानी बेंगलुरु को 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बीबीएमपी के दायरे में आ रहे 110 गांव की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सीएम बसवराज बोम्मई ने अपने बजट भाषण में बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था महामारी के बाद उभर रही है। कर्नाटक का टैक्स रेवेन्यू 20% बढ़ा है। सैलरी कर्मचारियों के लिए प्रोफेशन टैक्स में छूट की लिमिट को 15,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अब बात ओडिशा की, जहां पर राजधानी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 दिवसीय कृषि ओडिशा 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए सीएम पटनायक ने कृषि मशीनीकरण और फसल विविधीकरण पर जोर दिया और किसानों को ज्यादा आर्थिक फसल उगाने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीक विकास का आधार है और कृषि क्षेत्र में भी तकनीक की बहुत जरूरत है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।